तो दोस्तों ड्यून प्रोफेसी के सेकंड एपिसोड में हमें और अच्छे से दिखाया गया कि इंपीरियम के अंदर कितनी भयंकर पॉलिटिक्स चल रही है। इस एपिसोड में बहुत कुछ हो रहा है, पर यहीं हमें डेजमंड हार्ट से जुड़े और भी हिंट्स मिले। प्लस यहाँ एक और चीज क्लियर है कि वो बेनी जेसरेट का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसी के साथ आपने नोटिस किया कि बेनी जेसरेट किस तरीके से सब कुछ कंट्रोल करने में लगी हुई है। अगर ये सभी डिटेल्स आपसे मिस हो गई हो तो टेंशन मत लो, इस वीडियो को देखने के बाद आप एपिसोड 2 की सारी कंप्लेक्सिटी, सारी डिटेल्स समझ जाओगे। तो एपिसोड 2 का सिंपल क्विक रिकैप तो यही है कि प्रिंस प्रूवेट के मरने के बाद अब उसके पिता ड्यूक रिचेसी को भनक लग गई है कि डेजमंड हार्ट ने ही उनके बेटे को मारा है। वहीं मदर सुपीरियर वालिया सलूसा सेकंदस पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ वॉलक 9 पर रेवरेंड मदर टूला हार्कनन अपनी स्टूडेंट लाइला को रेडी कर रही है नई रेवरेंड मदर बनने के लिए, ताकि वो पुरानी मदर सुपीरियर रकेला, जो कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर भी है, उनकी मेमोरीज को टैप कर सके। पर एपिसोड 2 ने अपने इंटेंस पॉलिटिकल कंटेंट से काफी कुछ दिखाया है कि ये रेस सिर्फ फैक्शंस और एम्बिशंस का नहीं है, बल्कि ये एक इंटरेस्ट, स्पाइस और सबसे ऊपर पावर की रेस बन चुकी है। इनफैक्ट पूरे एपिसोड के एसेंस को हम प्रिंसेस येनेस के ही डायलॉग से समझ जाएंगे, जहां वो कहती है, इट वॉज ऑल पॉलिटिक्स, वी आर ऑल जस्ट पीसेस ऑन द बोर्ड टू बी प्लेड इन द परस्यूट ऑफ पावर एंड स्पाइस। तो इसी के साथ चलो और डिटेल्स डिस्कस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेजमंड हार्ट कौन है। तो हमें पहले एपिसोड में ही ये दिखा दिया गया था कि डेजमंड हार्ट के पास किसी तरह की पावर है जो वो क्लेम करता है कि उसे शाही हुलूद से मिली जब शाही हुलूद उसे निगल गया था। अब ये पावर्स एक्चुअली में क्या हैं वो अभी तक पता नहीं चली है, सिवाय इसके कि इस पावर की मदद से डेजमंड हार्ट अपने विल पे किसी को भी अंदर से जला सकता है और इसे डिसेबल भी कर सकता है। पर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि क्या ये पावर डेजमंड हार्ट के पास बुक्स में थी? तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं, बुक्स में डेजमंड के पास किसी तरह की कोई पावर नहीं थी। ये इस शो में इंप्लीमेंट किया गया एकदम ओरिजिनल आइडिया है। तो अभी तो इसके पावर्स के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है कि हम आइडिया नहीं लगा सकते। तो डेजमंड हार्ट के पावर्स के पीछे बहुत हद तक स्पाइस का हाथ है। हम जानते हैं कि डेजमंड कई सालों तक अराकिस पर रहा है और एंड में वो शाही हुलूद के पेट में भी जा चुका है। तो स्पाइस और शाही हुलूद ही वो दो रीजंस हो सकते हैं। स्पाइस इसलिए क्योंकि अगर आप सबने मेरा एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन देखा है तो आप जानते हो कि जो रोजाक पॉइजन सिस्टर्स को दिया जाता है एक रेवरेंड मदर बनने के लिए, वो पॉइजन स्पाइस के ही एक डेरिवेटिव से बनता है। और हम पहले से जानते हैं कि स्पाइस में कैपेबिलिटी है सुपरनैचुरल पावर्स देने की। अब यहाँ शाही हुलूद का क्या रोल है? तो ड्यून पार्ट 2 मूवी में भी हमने देखा था कि शाही हुलूद के जहर से भी वाटर ऑफ लाइफ बनाया जा सकता है और वो भी सुपरनैचुरल पावर्स देने में मदद करता है। और डेजमंड हार्ट के केस में हो सकता है कि ये दोनों चीजें ही काम कर गई। पर वहीं एपिसोड के एंड में हमने देखा कि डेजमंड ने इजीली बिना किसी एफर्ट के वालिया के वॉइस को भी रेजिस्ट कर दिया, जिसका मतलब डेजमंड की सुपरनैचुरल पावर बेनी जेसरेट की काबिलियत के भी परे है। पर यहाँ एक और सवाल आता है, क्या सच में वॉइस को रेजिस्ट किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। ऐसा कहा गया है कि वॉइस को बहुत ज्यादा यूज करने से उसको रजिस्ट किया जा सकता है। प्लस बुक्स में डंकन आइडेहो उन लोगों में से है जो वॉइस को रजिस्ट कर सकता है और उसने ये सीखा था पॉल के साथ ट्रेनिंग करके। तो बेनी जेसरेट की पावर्स एब्सोल्यूट नहीं है, पर डेजमंड हार्ट को लेकर हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं कि बेनी जेसरेट पावर के बैलेंस को कैसे कंट्रोल कर रही हैं। तो एपिसोड 2 में हमने एक कमाल का कन्वर्सेशन देखा कि बेनी जेसरेट आखिर काम कैसे करती हैं। तो एपिसोड में हमने देखा कि वालिया बेनी जेसरेट की ही एक दूसरी सिस्टर से मिलने जाती है और वहां हमें पता चलता है कि बेनी जेसरेट किसी तरह के रेबेलियन की प्लानिंग कर रही है एम्परर कोरिनो के अगेंस्ट। वहीं उस कन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि बेनी जेसरेट ने एक्चुअली ठाना है कि वो सारे ग्रेट हाउसेस को फ्लरिश करने में हेल्प करेंगी, पर जब भी उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि कोई हाउस या फिर खुद एम्परर ही क्यों ना हो अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं, तो वो खुद से रेबेलियन भी प्लान कर देती है ताकि एम्परर्स और ड्यूक्स को कंट्रोल में रखा जा सके। तो बेनी जेसरेट खुद इंपीरियर की सबसे बड़ी शुभचिंतक तो कभी कभी इंपीरियम की दुश्मन की तरह भी काम करती है और ये सब बस इसलिए ताकि पावर का कंट्रोल उनके हाथों में बने रहे। अब अपनी इस आइडियोलॉजी को ही इतना ज्यादा सुप्रीम मानना ही बेनी जेसरेट को कहीं ना कहीं सुपरमेसिस्ट और माकियावेलियन बनाती है। वो अपने वर्ल्ड व्यू के ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं मानती, यहाँ तक कि वालिया तो इसे एक कदम आगे ले जा चुकी है, जहाँ उसने फैशिज्म एस्टैब्लिश कर रखा है कि उसके आइडियोलॉजी पर जो भी बिलीव नहीं करेगा तो अल्टीमेटली उसे मरना होगा। आप देख सकते हो कि कितना आइडियोलॉजिकल रेडिकलिज्म है यहाँ। वहीं हमने देखा कि वालिया ने एक रेबेलियन प्लान कर रखा है खुद एम्परर कोरिनो के अगेंस्ट। अब बात करते हैं रेबेलियन की और कीरन एट्रेडिस के मोटिव जानते हैं। तो एपिसोड 2 में जब हमें रेबल्स को दिखाया गया तो हमने जाना
कि इंपीरियम के अगेंस्ट एक रेबेलियन जन्म ले रही है और जो बारटेंडर मिकेला थी वो भी बेने जेसरेट की सिस्टर है और वो वालिया के बिहाफ में इस रेबेलियन को प्लान कर रही है जिसमें कीरन एट्रेडीज भी शामिल है। अब इस रेबेलियन के बारे में हमें बुक्स में भी पता चलता है। तो ये रेबेलियन दो रीजंस की वजह से शुरू हुआ। पहला, एम्परर कोरिनो बहुत ज्यादा रिप्रेसिव थे दूसरे ग्रेट हाउसेस के खिलाफ जिसमें हाउस एट्रेडीज भी शामिल था। हाउस कोरिनो की पॉलिसी बहुत ज्यादा पावर सेंट्रलाइजेशन वाली बन गई थी जहां एम्परर धीरे धीरे खुद को एब्सोल्यूट बनाने में लगे थे। वो बाकी हाउसेस पर ध्यान नहीं देते थे और कभी कभी तो हाउसेस की बातों को अनसुना कर दिया जाता था। अब ड्यून यूनिवर्स में कोई भी पावर को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कैसे कर सकता है, तो वो है स्पाइस को पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेके। और यही बात कीरन ने भी कही जहां वो मेंशन करता है कि किस तरह इंपीरियम स्पाइस को इकट्ठा कर रही है और उस पर बिना लगाम अपनी अथॉरिटी जमाती जा रही है। अब इतना ज्यादा स्पाइस स्टॉकअप करना और उसके ट्रेड को मोनोपोलाइज कर लेना बाकी हाउसेस को वीक बना देगा क्योंकि स्पाइस पर ही पावर चलती है और अगर वो रॉयल हाउस के पास ही बना रहा तो सारे ग्रेट हाउसेस अपनी लेजिटिमेसी खो देंगे इंपीरियम के पॉलिटिक्स में और एक ऐसा दिन आएगा कि हो सकता है सलूसा सिकंदस सभी हाउसेस को ओवरथ्रो कर दे। तो कीरन के लिए ये प्योरली पॉलिटिक्स की लड़ाई है, पर इसमें वालिया को क्या मिलेगा, वो इतनी इंटरेस्टेड क्यों है? तो देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी कि वालिया को दोनों तरफ से फायदा है क्योंकि जहां तक हम बेने जेसरेट की प्लानिंग को समझ पा रहे हैं वालिया कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। वो पूरी तरह इस बात का ध्यान रख रही है कि इंपीरियम की गद्दी पर बेने जेसरेट की सिस्टर ही बैठे। अगर रेबेलियन सक्सेसफुल हुआ तो रेबेल्स एम्परर को ओवरथ्रो कर देंगे और क्योंकि ये रेबेलियन खुद बेने जेसरेट का शुरू किया हुआ है तो अल्टीमेटली वो अपनी ही सिस्टर को नई रूलर बनाएंगे रेबेलियन के बाद। पर अगर रेबेलियन अनसक्सेसफुल रहा तो भी हाउस कोरिनो इतना वीक तो हो ही जाएगा रेबेल से लड़ते लड़ते कि फिर बेने जेसरेट उनके एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स को खुद अपने हाथों में ले लेंगी। तो वालिया का गेम प्लानिंग बहुत डीप जा रहा है। वो हर पॉसिबल तरीका अपनाना चाहती है और वो एक ही बार में मल्टीपल प्लान्स इनिशिएट कर रही है इंपीरियम के रूल को हथियाने का क्योंकि बेने जेसरेट के ही आदेश पर रेबेल्स ने अराकिस पर डेस्मंड के यूनिट पर हमला कर दिया था जहां उसके सारे आदमी मारे गए थे। अब ये काम वालिया ने क्यों करवाया होगा, ये तो ऑब्वियस है। वो चाहती है कि इंपीरियम कमजोर हो ताकि उसके फ्यूचर प्लान सक्सेसफुल हो सके और इंपीरियम को कमजोर करने का पहला स्टेप है उनके स्पाइस एक्सेस को कट ऑफ किया जाए। और डेस्मंड की टीम के खत्म हो जाने के बाद अभी हाउस कोरिनो का कोई कंट्रोल नहीं है प्लैनेट अराकिस पर। उनके डोमिनियन से बाहर जा चुका है अराकिस। तभी तो हाउस कोरिनो ड्यूक रिचेसी से मदद मांग रही थी ताकि वो फोर्सफुली वापस अराकिस पर कब्जा कर सके। अब लायला की बात करते हैं। तो हमने देखा कि लायला के एगनी वाले सेरेमनी में थोड़ी देर के लिए रकेला ने टेक ओवर किया था और फिर लायला ने कुछ कहा और वो था द की टू द रेकनिंग इज वन बॉर्न ट्वाइस, वन इन ब्लड, वन इन स्पाइस, अ रेवेनेंट फुल ऑफ स्कार्स, अ वेपन बॉर्न ऑफ वॉर ऑन अ पाथ टू शॉट। अब ये लाइंस देखकर कोई भी बता सकता है कि यहाँ साफ साफ डेस्मंड हार्ट की ही बात हो रही है। वही वो इंसान है जो 2 बार पैदा हो चुका है, एक बार उसकी ओरिजिनल बर्थ, वहीं दूसरी बार शाही हुलूद के निगल लेने के बाद। वो जिंदगी भर एक सोल्जर रहा है और वो बेने जेसरेट को खत्म कर देने के मकसद से निकला है। अब इतना तो साफ ही है क्योंकि उसके लोगों को मारने वाले रेबल्स के पीछे खुद बेने जेसरेट का हाथ था तो वो बेने जेसरेट पर तो भड़केगा ही। पर क्या बात सिर्फ इतनी ही गहरी है? एक्चुअली नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ मदर अकेला एक्चुअली क्विजात हादिराक यानी कि अपने पॉल की ही बात कर रही हो क्योंकि अगर हम इस डायलॉग में वो रेकनिंग पॉल के होली वॉर को कंसिडर करें जो कि फ्यूचर में होने वाली है तो ये पूरा डायलॉग खुद पॉल एट्रेइडीज के लिए भी फिट बैठ रहा है क्योंकि हमने ड्यून 2 में देखा है कि पॉल का भी रीबर्थ हुआ था एज क्विजात हादिराक और वो भी अराकिस से जुड़ा हुआ था। तो इस बारे में आप सबका क्या मानना है प्लीज कमेंट से बताना। पर अब आते हैं हमारी थ्योरी पर। हमारी पहली थ्योरी है कि यहाँ बेनी ट्लीलेक्स हो सकता है और डेस्मंड उनमें से एक है। अब बेनी ट्लीलेक्स के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते पर जैसे ही मैं अभी आपको इनके बारे में बताऊंगा वैसे ही आपको भी आइडिया लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो ड्यून के लोर में जिस तरह बेनी जेसरेट एक मैट्रियार्कल ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही बेनी ट्लीलेक्स एक पेट्रियार्कल ऑर्गेनाइजेशन है। बेनी ट्लीलेक्स भी जेनेटिकली इवॉल्व लोगों की एक कम्युनिटी है जो बेनी जेसरेट की ही तरह सुपरनेचुरल एबिलिटीज रखते हैं। बस फर्क यहाँ ये है कि बेनी जेसरेट काफी पॉपुलर और फोरफ्रंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहती है, वहीं बेनी ट्लीलेक्स बिहाइंड द शैडोज प्ले करते हैं। वो सीक्रेटली पॉलिटिक्स को चेंज करते रहते हैं, कोवर्ट मिशंस चलाते रहते हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, बेनी ट्लीलेक्स किसी भी हाल में बेनी जेसरेट को बर्दाश्त नहीं कर
कर सकते। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे की कट्टर दुश्मन है और बेनी ट्लीलैक्स हमेशा से चाहते हैं कि वो किसी तरह बेनी जेसरेट को खत्म करके खुद एक्टिवली पॉलिटिक्स में आ सके और एम्परर के बगल में खड़े होकर पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सके। बेनी ट्लीलैक्स का सीक्रेटिव नेचर और उनके उल्टे सीधे जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स की ही वजह से उन्हें उतनी इज्जत नहीं दी जाती। वही मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। बुक्स में बेनी ट्लीलैक्स के मेंबर्स जाने ही जाते हैं बेनी जेसरेट के वॉइस को आसानी से ओवरराइड करने के लिए, तो उन पर वॉइस का कोई असर नहीं होता। और हमने एपिसोड में देखा कि डेजमंड ये सारी चीजें कर रहा है। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये तो कंफर्म है, तभी तो उसके पास सुपरनैचुरल पावर है। वहीं वो वॉइस को अपोज कर सकता है, बेनी जेसरेट को जड़ से मिटा देना चाहता है और साथ ही एम्परर का मेन काउंसिल बनना चाहता है। एक और थ्योरी मैं यहाँ रखना चाहूंगा कि डेजमंड हार्ट वोरियन एट्रेडिस हो सकता है। बुक में वोरियन एट्रेडिस उन गिने चुने लोगों में से एक था जिस पर वॉइस का असर नहीं होता। प्लस वालिया हार्कनन की भयंकर दुश्मनी दिखाई गई है बुक में वॉरियन के साथ, तो यहाँ ऐसी वाइब तो आ रही है। इन सब के ऊपर जब एक्टर ट्रेविस फिमेल को कास्ट किया गया था इस सीरीज के लिए, तो उस टाइम जो नाम निकल कर आया था वो था वोरियन एट्रेडिस। तो देखते हैं कि ये थ्योरी कहां तक जाती है। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन ड्यून प्रोफेसी के एपिसोड 2 का, जिनके साथ मैंने कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी आपके साथ शेयर करी। मैं बस चाहता हूं कि आपकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ जाए कि आप इन अजीबोगरीब वर्ड्स को खुद भी सर्च करने लगो। मैं आपको गारंटी देता हूं आपको बहुत मजा आएगा। अब आप मुझे कमेंट्स में अपनी थ्योरी बताना डेजमंड हार्ट को लेकर। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कई जबरदस्त स्टोरीज के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ना, अंत में सब स्टोरीज ही बन जाते हैं।